सही है। स्टार्ट करें सवाल को डिस्कस करना। सब रेडी हो? सब रेडी हो? स्टार्ट करें सवाल को डिस्कस करना। सही। अच्छा देखो, ये अगेन एक बजटिंग का सवाल है। हमने पिछली 2-3 क्लासेस से हम बजटिंग के सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला सवाल जो है ये भी बजटिंग का ही सवाल है। और इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? इस सवाल में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30th June 2011, Abdul Habib Company Limited has planned to launch a new product which is expected to generate a profit of rupees 9.3 million as shown below. एक कंपनी है वो नया एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो 9.3 मिलियन आएगा। सेल्स रेवेन्यू 24,000 यूनिट्स और उसका सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारी अमाउंट्स आपको दी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद सवाल लिखता है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। 75% of the units will be sold on 30 days credit। 75% यूनिट्स जो हैं वो 30 दिन के क्रेडिट पर बेचे जाएंगे। क्रेडिट पर बेचे जाने का मतलब ये है कि इनका पैसा मुझे बाद में मिलेगा। ठीक है। Credit prices will be 10% higher than the cash prices. It is estimated that 70% of the customers will settle their account within the credit term, while rest of the customers will pay within 60 days। यानी कि क्रेडिटर्स में भी दो कैटेगरीज होंगी। कुछ लोग जो है वो मुझे पैसा दे देंगे 30 डेज के अंदर और कुछ लोग जो है वो मुझे 60 डेज के अंदर पैसा देंगे। Budgets have been estimated at 2% of credit sales. All cash and credit receipts are subject to withholding tax at 6%। विदहोल्डिंग टैक्स का मतलब ये है कि जब कस्टमर पैसे देगा तो कुछ पैसे मेरे डिडक्ट करेगा और फिर मुझे पैसे पे करेगा। 80% of the expenses forming part of cost of goods sold are variable. These are to be paid 1 month in arrears। ठीक है। The production will require additional machinery which will be purchased on 1st July 2010 at a cost of 60 million। The machine is expected to have a useful life of 15 years and salvage value of 7.5 million। The company has a policy to charge depreciation on a straight line basis। The depreciation on the machinery is included in the cost of goods sold as shown above। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन को हम कैश बजट के हवाले से कौन सा एक्सपेंस कहते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। याद है सबको? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। याद है सबको? ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक कह रहा हूं? अच्छा, आगे लिखते हैं वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स आर 105 per unit। These are to be paid in the same month in which the sales is made। 50% of the fixed cost will be paid immediately when incurred, while the remaining 50% will be paid in 15 days in arrears। The management has decided to maintain the finished goods stock of 1000 units। Calculate the cash requirements for the first 2 quarters। पहले 2 क्वार्टर्स की कैश रिक्वायरमेंट मालूम करनी है कि पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर जो है उसमें कैश की कितनी ज़रूरत होगी। ठीक है। क्या मैं सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करूं? सब रेडी हो? क्या मैं सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करूं? सब रेडी हो? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो मुझे चैट में। चलो जी, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम अपने सेल से रेलेवेंट वर्किंग करते हैं। ठीक है ना। सेल से रेलेवेंट कुछ वर्किंग कर लेते हैं। और टोटल जो सेल्स के यूनिट्स हमें दिए हुए हैं वो 24,000 दिए हुए हैं। ठीक है ना। टोटल सेल्स के यूनिट्स 24,000 दिए हुए हैं और सवाल में लिखा हुआ है 75% ऑफ द यूनिट्स विल बी सोल्ड ऑन 30 डेज क्रेडिट। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की 2 तरह की सेल्स है। एक है कैश सेल्स के यूनिट्स और एक है क्रेडिट सेल्स।
कैश सेल्स के जो यूनिट्स होंगे वो 25% होंगे। तो कैश सेल्स के यूनिट्स अगर 25% होंगे तो आप 25% ले लो। आप 25% किस अमाउंट का लोगे? 24,000 का 25% लोगे। 24,000 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थे, ठीक है ना। तो 24,000 का 25%, ये कैश सेल्स के यूनिट्स हो गए। क्रेडिट सेल्स के यूनिट्स कितने होंगे? 24,000 का 75%, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज यहाँ पर मेंशन है कि क्रेडिट प्राइसेस विल बी 10% हायर देन द कैश प्राइस। क्रेडिट प्राइसेस विल बी 10% हायर देन द कैश प्राइस। यानी कि अगर मेरी जो कैश प्राइस है वो x है, तो क्रेडिट की प्राइस कितनी होगी? 1.1x, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास यूनिट्स है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है। तो सेल्स रेवेन्यू की अगर बात करूं इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वो आता है 6,000x, और 18,000 इंटू 1.1 कितना होता है? 19,800, 19,800x, ठीक है। तो 19,800 और 6,000, ये बन जाता है आपका 25,800, 25,800x, ठीक है ना। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, टोटल 24,000 यूनिट्स थे कैश के। अगर 6,000 यूनिट्स हैं 25%, तो क्रेडिट के 18,000 यूनिट्स होंगे 75%। अगर कैश का एक यूनिट एक्स का बेचते हो तो क्रेडिट का एक यूनिट 1.1 का एक्स का बेचोगे 10% हायर, यहाँ पर मेंशन्ड है। यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स रेवेन्यू आएगा, यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स रेवेन्यू आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा 25,000 और 800। ये जो 25,000 और 800 का सेल्स रेवेन्यू है 51.6 मिलियन के बराबर है। यानी कि एक इक्वेशन हम बना सकते हैं, 25,000 एंड 800 x इज इक्वल्स टू 51,600, और मिलियन थाउजेंड में मुझे x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। x की वैल्यू कितनी आती है? दो हजार आएगी ना। हाँ, दो और ट्रिपल जीरो ऊपर लिखे हुए हैं, ट्रिपल जीरो ऊपर भी लिखे हुए हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैश की जो सेलिंग प्राइस है, कैश की जो सेलिंग प्राइस है वो 2,000 हो गई, और क्रेडिट की जो सेलिंग प्राइस है वो 1.1 इंटू 2,000 हो गई, यानी कि 2,200 हो गई। ये पहली वर्किंग आप कॉपी कर लो। ये पहली वर्किंग किस चीज़ के लिए? ये पूरी जो मैंने वर्किंग करी है, ये क्रेडिट और कैश की सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए, क्रेडिट और कैश की सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए। कॉपी कर लो, ये क्रेडिट और कैश की सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए।
ठीक है भाई, आई होप कॉपी कर लिया। अच्छा, अब उसने हमसे क्वार्टरली कैश रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं और पहले 2 क्वार्टर्स की पूछी हैं, तो मैं एक वर्किंग तो करता हूँ अपनी कैश सेल्स की। फर्स्ट क्वार्टर में कैश सेल से कितना पैसा आएगा और सेकंड क्वार्टर में कैश सेल से कितना पैसा आएगा। मैं एक वर्किंग करता हूँ अपने कैश सेल्स की कि फर्स्ट क्वार्टर में कैश सेल से कितना पैसा आएगा और सेकंड क्वार्टर में कैश सेल से कितना पैसा आएगा। कैसे करूँगा ये वर्किंग? ये वर्किंग कुछ इस तरह से करूँगा कि पूरे साल में 6000 यूनिट्स कैश पर बिकते हैं। पूरे साल में 6000 यूनिट्स कैश पर बिकते हैं। पूरे साल में 6000 यूनिट्स कैश पर बिकते हैं। ठीक है ना? पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, यानी कि एक क्वार्टर में 6000 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1500 यूनिट्स बिकेंगे। एक क्वार्टर में 6000 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1500 यूनिट्स बिकेंगे। एक यूनिट 2000 का बिकता है। एक यूनिट 2000 का बिकता है और ये यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस से जो है वो सेल्स रेवेन्यू आ गया, मगर मुझे पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। इसे लिखा हुआ है ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट्स आर सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स एट 6%। ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट्स आर सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स एट 6%। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मजीद किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस इनटू व्हाट? 6% विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो जाता है, तो मुझे कितना मिलता होगा अगर 6% विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो जाता है? 94% मिलेगा। हाँ, तो 0.94। ठीक है, तो ये आ गया आपका जो अमाउंट आपको फर्स्ट क्वार्टर में कैश सेल से मिलेगा। सेकेंड क्वार्टर में भी ऐसा ही होगा। पूरे साल के 6000 यूनिट्स हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दो, बिकॉज एक क्वार्टर में कितनी रिसिप्ट्स आएंगी ये देखना है। फिर इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 94% से या 0.94 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.94 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 6% का विद होल्डिंग टैक्स है वो डिडक्ट हो जाएगा, तो ये 2820,000 बनता है। हो गया? ठीक है। अच्छा जी, अब हम करते हैं अपनी क्रेडिट सेल्स की वर्किंग। अच्छा, क्रेडिट सेल्स की वर्किंग जो है ना, उसमें क्वार्टर तो एक है लेकिन रिसिप्ट्स मंथली आ रही हैं, तो मुझे मंथली वर्किंग करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये सेकंड क्वार्टर हो गया। फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। ठीक है ना? फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। इसी तरह से सेकंड वाला जो क्वार्टर है उसमें फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। ठीक है भाई। अब जरा गौर से ये वर्किंग देखना। पहले तो हम देखते हैं कि कस्टमर से, पहले तो हम ये देखते हैं सेल्स कितनी हुई होगी। सेल्स कितनी हुई होगी पहले ये देख लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल्स कितनी हुई होगी। ठीक है ना? पैसे कितने आए उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ। सेल्स की पूरे साल में 18,000 यूनिट्स बिकते हैं। पूरे साल में 18,000 यूनिट्स बिकते हैं। इसका मतलब एक महीने के यूनिट्स 18,000 डिवाइडेड बाई 12 हो गए। पूरे साल में 18,000 यूनिट्स बिकते हैं, इसका मतलब एक महीने के यूनिट्स 18,000 डिवाइडेड बाई 12 हो गए। पूरे साल में 18,000 यूनिट्स बिकते हैं, इसका मतलब एक महीने के यूनिट्स 18,000 डिवाइडेड बाई 12 हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 2200 जो उसकी सेलिंग प्राइस है। मैं वापस से रिपीट कर दूं, पूरे साल में 18,000 यूनिट्स बिकते हैं, तो एक महीने के यूनिट्स 18,000 डिवाइडेड बाई 12 हो गए
और एक यूनिट 2200 का बिकता है, तो ये सेल्स रेवेन्यू हो गया पहले महीने का। दूसरे महीने का भी सेम होगा, मैं वापस से सेम वर्किंग करता हूँ। 18,000 यूनिट्स पूरे साल में बिकते हैं, 18,000 यूनिट्स पूरे साल में बिकते हैं, तो एक महीने के यूनिट्स 18,000 डिवाइडेड बाई 12 हो गए, और एक यूनिट जो है वो 2200 का बिकता है, तो 2200 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेल्स रेवेन्यू दूसरे महीने का हो गया। तीसरे महीने भी ऐसा ही होगा, तीसरे महीने भी ऐसा ही होगा, और जो सेकेंड क्वार्टर है उसके पहले महीने भी ऐसा होगा, दूसरे महीने भी ऐसा होगा, तीसरे महीने में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, हर महीने हर महीने हर महीने ऐसा ही हो रहा होगा, हर महीने ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक है, हर महीने ऐसा ही हो रहा होगा। कैसा हो रहा होगा? 18,000 यूनिट्स जो हैं वो पूरे साल में बिकते हैं, तो एक महीने के यूनिट्स 18,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2200 मल्टीप्लाइड बाई 2200, इसलिए क्योंकि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 2200। लेकिन इतने पैसे नहीं आए होंगे, इतने पैसे नहीं आए होंगे। क्यों सर, इतने पैसे क्यों नहीं आए होंगे? क्योंकि वो बोलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 75% ऑफ द यूनिट्स विल बी सोल्ड ऑन 30-day क्रेडिट, यानी कि ये क्रेडिट पर बेचते हैं, एक महीने बाद पैसे मिलते हैं। क्रेडिट प्राइसेस विल बी 10% हायर देन द कैश प्राइस। It is estimated that 70% of the customers will settle their account within the credit term, while rest of the customers will pay within 60 days. 70% कस्टमर्स जो हैं वो 30 दिनों के अंदर पैसे दे देते हैं, बकाया 30% कस्टमर्स 60 डेज के बाद पैसा देते हैं। तो इसका मतलब जो पैसा आया होगा, क्या पहले क्वार्टर में कोई पैसे आए होंगे? क्या पहले क्वार्टर में मुझे कोई पैसे मिले होंगे? क्या यहाँ पर मुझे कोई फर्स्ट मंथ में क्या कोई रिसिप्ट्स होंगी? फर्स्ट मंथ में कोई रिसिप्ट्स होंगी? क्या पैसे मिले होंगे? हाँ भाई जवानों, थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ। फर्स्ट मंथ में कुछ पैसे मिले होंगे? नहीं मिले होंगे। हाँ, अगर ये बिजनेस बहुत सालों से चल रहा होता, अगर ये बिजनेस बहुत सालों से चल रहा होता, अगर ये बिजनेस बहुत सालों से चल रहा होता, तो पिछले साल के दिसंबर की रिसिप्ट अभी आई हुई होती, पिछले साल के आखिरी महीने की रिसिप्ट अभी आई हुई होती। लेकिन ये प्रोडक्ट तो अभी लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई भी पैसे नहीं होंगे। ठीक है ना? सेकेंड मंथ में कितने पैसे मिले होंगे? सेकेंड मंथ में मिले होंगे इस अमाउंट का 70%। सेकेंड मंथ में मिले होंगे पिछले महीने की सेल्स का 70%। थर्ड मंथ में कितने मिले होंगे? दूसरे महीने की सेल्स का 70%। अच्छा, अगले क्वार्टर के पहले महीने में कितने मिले होंगे? पिछले महीने की सेल्स का 70%। अच्छा, अगले महीने कितने मिले होंगे? पिछले महीने की सेल्स का 70%। अच्छा, अगले महीने कितने मिले होंगे? पिछले महीने की सेल्स का 70%। ठीक है ना? ये हिसाब किताब होगा। हमेशा 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 70% पैसे मिल रहे होंगे ऑफ व्हाट? ऑफ प्रीवियस मंथ। 70% ऑफ व्हाट? 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 प्रीवियस मंथ। पिछले महीने का 70% मिल रहा होगा। अभी मैंने इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, उसकी डिडक्शन नहीं करी, 94% नहीं लिया, वो हम एक साथ ले लेंगे। 94% नहीं लिया, वो हम एक साथ ले लेंगे। अच्छा, फिर इससे कहा कि 2% पैसे बेड डेट हो जाते हैं। अगर तुम सवाल पढ़ो, 2% पैसे बेड डेट हो जाते हैं, 70% पैसे मिल गए, तो बाकी 28% 2 महीने बाद मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर मुझे मिला होगा इसका 28%। ठीक है, यहाँ पर मिला होगा इसका 28%। सही है? फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की सेल्स का 28% फर्स्ट क्वार्टर के थर्ड मंथ में मिला होगा। फिर आपको यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में जो मिला होगा अमाउंट, वो इस चीज का 28% मिला होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर जो अमाउंट मिला होगा वो इस चीज का 28% मिला होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो आपको अमाउंट मिला होगा वो इस अमाउंट का 28% मिला होगा। तो 924,000 बनता है। ठीक है ना? जरा थोड़ा सा सुन लेना, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। सुन लेना, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। एक बार सुन लेना, उसके बाद एक साथ कॉपी कर लेना। अब मुझसे क्वार्टरली चीजें पूछी गई हैं, मुझसे मंथली चीजें नहीं पूछी गई। मुझसे क्वार्टरली चीजें पूछी गई हैं, मुझसे मंथली चीजें नहीं पूछी गई। तो मैं पूरे क्वार्टर की वर्किंग जो है ना वो एक साथ कर सकता हूँ, पूरे क्वार्टर की वर्किंग एक साथ कर सकता हूँ।
फर्स्ट क्वार्टर में टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ होगा वो 1, 2, 3 ये अमाउंट रिसीव हुआ होगा, ठीक है ना। और 6% इसमें से जो है वो विद होल्डिंग टैक्स होगा, तो इसका 0.94 ले लो, यानी कि 5211,360। सेकेंड क्वार्टर में जो अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 6% विद होल्डिंग डिडक्ट कर दो तो 0.94 ले लो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? क्या क्रेडिट सेल्स की वर्किंग में कोई मसला, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्न है तो मुझे ज़रा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, वरना ज़रा इसको कॉपी मारो, ठीक है। ये क्रेडिट सेल्स की वर्किंग है। नेट जो क्रेडिट सेल से आपको पैसा आया है वो ये वाला पैसा आया है। कैश सेल से जो नेट पैसा आया है वो ये वाला पैसा आया है। कोई क्वेरी, कोई कंसर्न, कोई मसले मसाइल हैं तो मुझसे डिस्कस कर लो, और अगर नहीं है तो इसको आप कॉपी कर लो। कोई क्वेरी, कोई कंसर्न, कोई मसले नहीं है तो मेंशन भी कर दो, नो क्वेरी, नो कंसर्न, नो मसले, और इसको कॉपी कर लो। ये क्रेडिट सेल्स की वर्किंग है। कोई मसले मसाइल हैं तो मुझसे डिस्कस कर लो, कोई मसले मसाइल नहीं है, बिल्कुल अच्छा हुआ काशान ने लिख दिया, क्लियर है। इस वर्किंग को कॉपी कर लो, कॉपी करके मुझे फ़ौरन बताओ ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ें। डन हो गया? अच्छा अच्छा, अब इसके बाद कॉस्ट की जो वर्किंग करनी है ना, वो मैं चाहूँगा आप मेरे साथ समझो बट कॉपी ना करो। कॉस्ट की जो वर्किंग करनी है ना, वो मैं चाहूँगा आप मेरे साथ समझ लो मगर कॉपी ना करो। आप समझो और फिर आप खुद से दोबारा से करना। आप समझो और फिर आप खुद दोबारा से उस वर्किंग को करना, मैं ये चाहूँगा, ठीक है। तो अब हम ज़रा कॉस्ट की वर्किंग करते हैं। कॉस्ट में सबसे पहली जो हमारी कॉस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल अमाउंट आ रहा है 37,500, ठीक है। 37,500 आ रहा है टोटल अमाउंट। अब 37,500 टोटल अमाउंट आ रहा है, 0.2, 80% of the expenses forming part of cost of goods sold are variable. These are to be paid 1 month
इन एरियर्स। बोलता है 37.5 मिलियन की जो कॉस्ट है उसका 80% जो है ना वो वेरिएबल है, और वो 1 महीने बाद पे होता है, 1 महीने बाद पे होता है। ठीक है ना? तो मैं जरा एक वर्किंग कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, मैं जरा एक वर्किंग कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जरा उसको देख लेना। ठीक है, फिर आपको आंसर्स भी मिल जाते हैं, तो यार कॉपी करने का कोई जवाब नहीं बनता, आप समझ लो ताकि फिर आप इसी सवाल को अपने पास प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो मैं करता क्या हूं, मैं 37,000 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनफैक्ट क्वार्टर्स के नीचे ही लिखता हूँ। 1 महीने की वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? 37,500, 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 है ना, डिवाइडेड बाई 12। 1 महीने की वेरिएबल कॉस्ट 2500 आएगी। 37,500 divided by 12 multiplied by 80% divided by 12. 37,500 multiplied by 0.8 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 divided by 12. पहले वाले क्वार्टर में गौर से सुनना, पहले वाले क्वार्टर में पहले महीने में कोई पेमेंट नहीं होगी, 1 महीने बाद पेमेंट होती है। एक पेमेंट ये 2500 की होगी दूसरे महीने में, और एक पेमेंट ये होगी 2500 की तीसरे महीने में। दूसरे वाले क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के तीसरे महीने की पेमेंट, दूसरे वाले क्वार्टर में पहले महीने की पेमेंट दूसरे महीने में, और यहाँ पर ये तीसरी पेमेंट। तो अगर मैं पेमेंट्स का टोटल करूं, अगर मैं पेमेंट्स का टोटल करूं तो ये 2 पेमेंट्स जो हैं वो मेरी पहले क्वार्टर में हो रही हैं, और ये 3 पेमेंट्स मेरी तीसरे क्वार्टर में हो रही है। क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो? ये पेमेंट्स की अमाउंट से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वर्किंग्स करूंगा और आप लोग समझ लो, और उसके बाद फिर आप दोबारा से ये सवाल सॉल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। मैं वापस से बता देता हूँ, सर एक छोटा सा रिकैप बता दें बिस्मा, बहुत इशू हो जाएगा। तुम लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है ना? रिकॉर्डिंग्स तो मिल जाती है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है ना? हाँ बिस्मा, हाँ यार फिर उसमें रिकॉर्डिंग में देख लेना ना, मेरे लिए बहुत इशू हो जाएगा, क्योंकि फिर बहुत सारी वर्किंग जो है वो रह जाएंगी। मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अलबत्ता वर्किंग तुम्हारे लिए रिपीट कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग मैं तुम्हारे लिए रिपीट कर देता हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 37,500 टोटल था, इसका 80% वेरिएबल था। 37,500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल था, इसका 80% वेरिएबल था। तो इसका मतलब 1 महीने का वेरिएबल मैंने कैसे निकाला? मैंने 37,500 का 80% लिया और उसको 12 से डिवाइड किया। 1 महीने का वेरिएबल मैंने कैसे निकाला? मैंने 37,500 लिया, उसको 80% से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड किया। 1 महीने का वेरिएबल आ गया, 1 महीने का वेरिएबल आ गया। 37,500 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 12, 37,500 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 12, 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 डिवाइडेड बाई 12। ये 1 महीने का वेरिएबल आया है, 1 महीने का वेरिएबल आया। अब जनवरी का अमाउंट, पहला महीने का अमाउंट जो है वो 1 महीने बाद पे हो रहा है। सवाल में लिखा हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट आर पेड इन एरियर्स, तो जो पहले महीने का अमाउंट है वो दूसरे महीने में पे हो रहा है, दूसरे महीने का अमाउंट तीसरे महीने में पे हो रहा है, तीसरे महीने का अमाउंट चौथे महीने में पे हो रहा है, चौथे महीने का अमाउंट पांचवें महीने में पे हो रहा है, पांचवें महीने का अमाउंट छठे महीने में पे हो रहा है। इसका मतलब जो पहला क्वार्टर है उसमें 5,000 की पेमेंट हुई होगी, जो दूसरा क्वार्टर है उसमें 7,500 की पेमेंट हुई होगी। क्या ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है ये बात? सही। अच्छा जी, तो ये तो एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अच्छा, इसके बाद एक और ज़रा बात हमें देखनी है। अच्छा, 37,500 का वैसे 80% होता कितना है, ये भी मुझे बता दो। 37,500 का वैसे 80% होता कितना है? 30,000 होता है ना? अच्छा जी, चलो अब ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है,
ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है। मतलब ये जो 37,500 का तुम अगर 80% लेते हो जो कि 30,000 बनता है, वो 24,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। मुझे तुम एक बात बताओ कि बुलेट नंबर 6 में लिखा हुआ है द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू मेंटेन फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ 1000 यूनिट्स। सवाल में एक और बात लिखी हुई है कि मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो हमेशा फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है ना वो 1000 यूनिट्स रखेगी। फिनिश गुड्स का स्टॉक 1000 यूनिट्स रखने का मतलब ये है कि उसने जब ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करा होगा तो उसने 1000 यूनिट्स ज़्यादा बनाए होंगे ताकि वो स्टॉक में पड़े रहें। I repeat, the management has decided to maintain finished goods stock of 1000 units का मतलब ये है कि 1000 यूनिट्स मैंने जब ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया होगा तो एक्स्ट्रा बनाकर और साइड पर रखे होंगे। मुझे उसको फिनिश गुड्स में मेंटेन करना है, मुझे उसको फिनिश गुड्स में रखना है। सही कह रहा हूँ? तो भाई एक और कॉस्ट जो फिनिश गुड्स के जो स्टॉक से पर्टेन करेगी। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वो कॉस्ट होती है जो यूनिट्स में बेच देता हूँ। मैंने एक स्टॉक भी मेंटेन करना है अपने पास, मैंने एक स्टॉक भी मेंटेन करना है मेरे पास अपने पास। उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? देखो 37,500 की जो 80% की अमाउंट है, 37,500 का मैं अगर 80% लेता हूँ, 37,500 का 80% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, यानी कि जो चीज़ें बेची उसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है। और मैंने पूरे साल में कितने यूनिट्स बेचे? 24,000। तो अगर मैं 37,500 का 80% लूंगा जो कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी और वो 24,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो अगर मैं उसको 24,000 से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट की मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। पहले वाले क्वार्टर में मैंने 1000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए होंगे, उन एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने के लिए जो खर्चा लगा होगा वो 1000 से मल्टीप्लाई कर ऑब्टेन हो सकता है। मैं वापस से रिपीट करूंगा, 37,500 को मैंने 80% से मल्टीप्लाई किया तो जो अमाउंट आता है वो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, यानी कि जो गुड्स मैंने बेचे उसकी वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट आती है। उसको मैं 24,000 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? कॉस्ट पर यूनिट ढूंढने के लिए। और 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पहला वाला जो क्वार्टर होगा उसमें मैंने फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स मुझे फिनिश गुड्स में रख रहे हैं वो भी तो मैन्युफैक्चर करे होंगे, और वो मैन्युफैक्चर करे होंगे तो उसके लिए भी मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट करी होगी 1250 की। क्या बात समझ में आती है? डन सर, ओके सर, यस सर लिख दो तो मैं अगली वर्किंग पर बढ़ूँ। बाकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और उसके अलावा आप लोगों को ये एक्सेल की फाइल भी मिलेगी। कॉपी आप बाद में कर लेना, कॉपी करने में टाइम ज़ाया ना करो। मैं चाह रहा हूँ मैं इतने अच्छे से ये सवाल समझाऊँ कि फिर तुम लोग इसके आंसर को देखे बगैर खुद अटेम्प्ट करो और फिर इसको आंसर से इसको मैच करो ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए और चीज़ें जो है वो क्लास में डिस्कस भी हो जाए। चलो जी, ये एक और खर्चा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये वाला कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 4, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग बेड डेट्स आर 105 पर यूनिट, दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज मेड। अच्छा, कुछ और खर्चे भी हैं। बोलता है कि वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। मैं पॉइंट नंबर अभी 3 को इग्नोर किया मैंने, और वो 105 रुपये हैं पर यूनिट। इसमें बेड डेट्स नहीं है, ठीक है, बेड डेट्स वैसे भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, उसको लेना भी नहीं चाहिए कैश बजट में। दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज मेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरी वर्किंग मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की थी, ये वाली वर्किंग मेरी जो है ना वो फिनिश गुड्स स्टॉक की थी, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक की थी, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं वर्किंग कर रहा हूँ वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। अच्छा सर, वो वर्किंग कैसे होगी? वो वर्किंग कैसे होगी? देखो जनाब, पूरे साल में 24,000 यूनिट्स बेचते हैं, पूरे साल में 24,000 यूनिट्स बेचते हैं। हाँ सर, पूरे साल में 24,000 यूनिट्स बेचते हैं। तो 12 से डिवाइड कर दो, एक महीने में 2,000 यूनिट्स बेचेंगे। पूरे साल में 24,000 यूनिट्स बेचते हैं, पूरे साल में 24,000 यूनिट्स बेचते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दो, एक महीने में 2,000 यूनिट्स बेचेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। पूरे साल में 24,000 यूनिट्स बेचते हैं, 12 से डिवाइड कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक महीने में कितने यूनिट्स बिक रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक क्वार्टर में कितने यूनिट्स बिक रहे हैं।
और हर क्वार्टर की वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आप 105 रुपये पे कर रहे हो, तो आप 105 से इसको कर दो मल्टीप्लाई। 24,000 को 12 से डिवाइड करो, एक महीने के यूनिट्स आएंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 महीने के यूनिट्स आएंगे। क्योंकि मुझे क्वार्टरली बजट बनाना है, मुझे मंथली तो बनाना नहीं है, तो मैं एक साथ पूरे क्वार्टर की अमाउंट जो है वो ढूंढ सकता हूँ। और 105 रुपये एक यूनिट पर लगने वाला वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का खर्चा है, और वो सेम महीने में पे हो जाता है, सेम महीने में पे हो जाता है। तो ये 630,000 हुआ, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड क्वार्टर में भी क्या होगा भाई, 24,000 यूनिट्स पूरे साल के हैं, 12 से डिवाइड किया, एक महीने के यूनिट्स आ गए, 3 से मल्टीप्लाई किया, एक क्वार्टर के यूनिट्स आ गए, और खर्चा है 105। 24,000 जो है वो टोटल यूनिट्स है, 12 से डिवाइड किया, एक महीने के यूनिट्स आ गए, 3 से मल्टीप्लाई किया, एक क्वार्टर के यूनिट्स आ गए, और 105 से मल्टीप्लाई किया, जो उसकी एक वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट है। ठीक है, डन सर, ओके सर, यस सर, गुड सर लिख दो तो मैं आगे बढ़ूं। चलो जी, अगली चीज, पॉइंट नंबर 3 हमने इग्नोर किया था, द प्रोडक्शन विल रिक्वायर एडिशनल मशीनरी विच विल बी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010। अच्छा, हमारे ईयर कब स्टार्ट होता है, हमारे ईयर 1 जुलाई को ही स्टार्ट होता है। एट अ कॉस्ट ऑफ 60 million, the machine is expected to have a useful life of 15 years and salvage value of 7.5 million. The company has a policy to charge depreciation on a straight time basis. Depreciation on the machinery is included in the cost of goods sold as shown above. बताओ भाई क्या implications होंगी, पॉइंट नंबर 3 की क्या implications होंगी, पॉइंट नंबर 3 की क्या implications होंगी। पॉइंट नंबर 3 के हवाले से हमने क्या पेमेंट करी होगी, पॉइंट नंबर 3 के हवाले से हमने क्या पेमेंट करी होगी। पॉइंट नंबर 3 की क्या इंप्लीकेशन होगी, पॉइंट नंबर 3 के हवाले से हमने क्या पेमेंट करी होगी। जबरदस्त जबरदस्त, डेप्रिसिएशन तो आती नहीं है सर, और बस आपने जुलाई में 60 मिलियन पे किए होंगे, यही इसकी इम्प्लीकेशन होगी। तो बड़ा आसान सा है, परचेज ऑफ मशीनरी, और परचेज ऑफ मशीनरी की जो है बस एक ही पेमेंट होगी, और वो पेमेंट जो है वो 60 मिलियन की होगी। और अगर मैं 60 मिलियन लिख दूँ तो 000 बस, और कुछ भी नहीं होगा, और ये पहले क्वार्टर में आएगा बस। डेप्रिसिएशन का तो हम कुछ करते ही नहीं है ना, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में लिखा है 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट विल बी पेड इमीडिएटली व्हेन इनकर्ड व्हाइल द रिमेनिंग 50% विल बी पेड 15 डेज इन एरियर्स द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड। ठीक है, अब मुझे फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करनी है, अब मुझे फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करनी है, उसके लिए मुझे फिक्स कॉस्ट पहले कंपनी की ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। अब आखिरी वर्किंग थोड़ी सी टेक्निकल है, वो देख लेना। देखो, ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट है, ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट है, और ये मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि इन दोनों खर्चों में, पहले तो मैं देख लेता हूँ कि इन दोनों खर्चों में, यानी कि 37,500 में और 4,800 में फिक्स खर्चा है कितना। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि 37,500 में और 4,800 में फिक्स खर्चा है कितना। दो तरह के मेरे एक्सपेंसेस हैं, दो तरह के एक्सपेंसेस क्या हैं, एक है 37,500 और एक है 4,800। एग्री करते हो। अच्छा, 37,500 जो है, 37,500 जो है, इसका 80% वेरिएबल था तो 20% फिक्स्ड है। 37,500 का 80% वेरिएबल था तो 20% फिक्स्ड है। 37,500 का 80% वेरिएबल था तो 20% फिक्स्ड है। एग्री करते हो। 7,500। अच्छा, 7,500 जो है इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है। 7,500 जो है इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो 7,500 आपने पे नहीं किए होंगे। आप इसमें से पहले तो डेप्रिसिएशन हटा दो। डेप्रिसिएशन कैसे हटाएंगे, डेप्रिसिएशन हटाएंगे, 60 मिलियन है तो 3 जीरो डाल दिए क्योंकि इन थाउजेंड्स वर्किंग कर रहे हैं। इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है 7.5 मिलियन है तो 7,500 कर देते हैं। अच्छा, इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 15 साल है तो 15 से डिवाइड कर देते हैं। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया, ठीक है।
तो इसको नेट ऑफ किया, सॉरी ये नेगेटिव है ना, $4,000, ठीक है ना। 37,500 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, उसका 20% फिक्स्ड है, उस फिक्स में डेप्रिसिएशन शामिल है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो 4,000 ये आ गया। एग्री करते हो? थोड़ा सा तेज हो जाओ चैट बॉक्स में, सही है। अच्छा जी, दूसरा 4,800 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, 4,800 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। 4,800 के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, इसमें से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने थे? 4,800 के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, इसमें से वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने थे? 105 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 24,000 यूनिट्स, और अगर इन थाउजेंड सारी अमाउंट लिखूं तो 1000 से डिवाइड। मैं वापस से रिपीट करता हूं, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें कितने थे? 105 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 24,000, और 1000 से डिवाइड क्यों किया? इन थाउजेंड्स कन्वर्ट करने के लिए। वेरिएबल एक्सपेंसेस 105 पर यूनिट थे, 24,000 यूनिट्स पूरे साल में बनाकर बेचे, तो 24,000 इंटू 105 टोटल अमाउंट हुआ। 1000 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि सारी वर्किंग्स इन थाउजेंड्स कर रहा हूं, इसलिए 4,800 में और कोई 4,800 में और कोई वेरिएबल एक्सपेंस या कोई नॉन कैश एक्सपेंस शामिल है? 4,800 में और कोई वेरिएबल एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस शामिल है तो मुझे बताओ, क्योंकि उसको भी मुझे अलहदा करना पड़ेगा। 4,800 में कोई और वेरिएबल एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस शामिल है तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे उसको भी अलहदा करना पड़ेगा, बिकॉज नॉन कैश एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं होती है और वेरिएबल को हम ऊपर, यस, बेड डेट्स। बेड डेट्स कैसे आएगा? बेड डेट्स ऐसे आएगा कि पूरे साल में आपने क्रेडिट पर 18,000 यूनिट्स बेचे हैं और हर यूनिट आपने 2200 का बेचा है, और सवाल के हिसाब से 2% अमाउंट बेड डेट होता है, और इन थाउजेंड्स कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। बेड डेट्स की अमाउंट कैसे आई? 18,000 रुपए जो है एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है, सॉरी 18,000 पूरे साल में यूनिट्स बेचे हैं, एक यूनिट 2200 का बेचते हो, और बेड डेट दिया हुआ था कि 2% बेड डेट होता है, 2% बेड डेट होता है, और 1000 से डिवाइड इसलिए किया ताकि मैं उसको कन्वर्ट कर सकूं इन थाउजेंड्स, ठीक है। बेड डेट्स की जो वर्किंग है मैं वापस से एक बार रिपीट कर दूं, 18,000 यूनिट्स टोटल हैं, एक यूनिट 2200 का बेचते हो तो ये आपका सेल्स रेवेन्यू आया, इसका 2% बेड डेट होता है, और 1000 से डिवाइड इसलिए किया ताकि मैं थाउजेंड्स में कन्वर्ट करूं, लिहाजा ये एक और अमाउंट है जो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस है, कैश वाला। यानी कि मेरे जो टोटल टोटल जो पूरे साल के टोटल मेरे पास जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, जो टोटल पूरे साल के फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो है 5488। जो टोटल पूरे साल के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो है 5488। जो टोटल पूरे साल के फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो है 5488, ठीक है। अब ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ है, ये थर्ड मंथ है। थोड़ा पीछे कर लेते हैं, चलो। फिर ये अगले क्वार्टर का फर्स्ट मंथ है, अगले क्वार्टर का सेकंड मंथ है, अगले क्वार्टर का थर्ड मंथ है, ठीक है ना। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ पहले क्वार्टर का, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ अगले क्वार्टर का। उप्स, थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बता दूं, 2520 फिर से बता दूं, 2520 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो 2520 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यूनिट की जो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं 105 होते हैं, एक यूनिट के जो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो 105 होते हैं। तो पूरे साल में आपने 24,000 यूनिट्स बेचे हैं, 24,000 यूनिट्स के 105 के हिसाब से जो अमाउंट हुआ वो लिया और 1000 से डिवाइड किया ताकि मैं इन थाउजेंड्स कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। ये 4,800 में ये वेरिएबल हिस्सा शामिल है, और ये दूसरा हिस्सा बेड डेट्स है, और ये टोटल फिक्स्ड है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वार्टरली,
फिक्स कॉस्ट अगर निकालें तो इसको 12 से डिवाइड करो, क्वार्टरली अगर फिक्स कॉस्ट निकालें तो इसको 12 से डिवाइड करो, ठीक है। क्वार्टरली अगर फिक्स कॉस्ट निकालें तो इसको 12 से डिवाइड करो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब वो बोलता है 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट विल बी पेड इमीडिएटली व्हेन इनकर्ड while the remaining 50% will be paid in 15 days areas। 50% फिक्स कॉस्ट फॉरन पे कर दी जाती है, बाकी 50% 15 दिन बाद पे होती है। 50% फिक्स कॉस्ट फॉरन पे कर दी जाती है, बाकी 50% 15 दिन बाद पे होती है। यहां तक सब साथ हो, आगे बढ़ूं? अच्छा, अब देखो पहले क्वार्टर में कितनी पेमेंट हुई होगी, कोई बता सकता है? देखो पहले क्वार्टर की अगर पेमेंट ढूंढनी है ना, हम एज्यूम कर सकते हैं कि हर महीने के आखिर में पेमेंट होती है। जनरली हमारी अजम्पशन चल रही होती है ना। तो देखो भाई, इसका 50% सेम महीने में पे हुआ, इसका 50% सेम महीने में पे हुआ, इसका 50% सेम महीने में पे हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर पहले महीने का बकाया 50% दूसरे महीने में पे हुआ, दूसरे महीने का बकाया 50% तीसरे महीने में पे हुआ। यानी कि पहले क्वार्टर में जो टोटल अमाउंट पे हुआ, पहले क्वार्टर में जो टोटल अमाउंट पे हुआ वो ये, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू। 50 50 50 50% तो डायरेक्ट ले लो, फिर पहले महीने का बाकी 50% अगले महीने पे हुआ होगा, 15 दिन बाद पे हुआ, ये 15 दिन बाद पे हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वार्टर में क्या हुआ, डायरेक्ट डायरेक्ट 50% लो पहले तो, 50% उसी वक्त पे, 50% उसी वक्त पे, 50% उसी वक्त पे, और पिछले क्वार्टर का 50%, पिछले क्वार्टर का 50%, पिछले क्वार्टर का 50%। तो आपकी जो पेमेंट हो गई वो हो गई 1 2 3 4 5 6। चलो जी, कोई मसला? हाँ भाई, कोई मसला? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि इसमें आईकेप का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 23 आज हम कर रहे हैं, आईकेप का आंसर भी ज़रा पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पिछले क्लास की पीडीएफ नहीं भेजी ना, शायद भूल गया हूँ ना। मैं इसमें आईकेप का आंसर भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के साथ होगा, और ये शीट भी आप लोगों को आज इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा। पिछले क्लास की शीट मैंने भेजी है या नहीं?
ये सवाल आप लोग दोबारा से कर लेना, ये सवाल एक बार दोबारा से सॉल्व कर लेना, सही है? ठीक है भाई, ये सवाल आप लोग एक बार दोबारा से सॉल्व कर लेना। मैं पिछले क्लास की पीडीएफ भी भेज देता हूँ। अच्छा, नए बच्चे कौन कौन है? नए बच्चे कौन कौन है? कोई नया बच्चा है जो रिफ्रेशर वगैरह में ज्वाइन किया हो जिसने? हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, तो आज मेरे ख्याल में बजटिंग की क्लास नंबर 4 थी और अलहम्द की क्लास नंबर 7 थी और सितंबर 21 का बैच है। तो मैं इस फाइल को कर लेता हूँ फ़ौरन से सेव, और ये आप लोगों को मैं इंशाल्लाह अभी भेज रहा हूँ 15 मिनट में। ठीक है, इस सवाल को आप दोबारा से सॉल्व करो, इस सवाल को दोबारा से सॉल्व करो। मैं इनफैक्ट पिछली सारी पीडीएफ्स भी भेज देता हूँ ताकि कोई पीडीएफ मिस हुई हो तो आप उसको देख सको। ठीक है भाई, चलो जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।